नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। आज का विषय हमारे पीछे लिखा है, सावधान लौट रहा है कोरोना। तो यकीन मानिए कि सावधान हो जाने की जरूरत है। अगर सावधान नहीं होइएगा तो एक बार फिर 2020 और 21 को आपने देखा है, महसूस किया है, अपनों को खोया है। ज्यादा कुछ बचाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री का निवेदन आप लोगों से क्या था, अपील क्या थी, सबसे पहले उसे हम स्क्रीन पर छोड़ रहे हैं। स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। चलिए, आशंका को रोकना होगा, लेकिन आप तो मानने वाले नहीं है, क्योंकि इसके बाद कई तस्वीरें हम चलाएंगे। लेकिन चलिए थोड़ा सा अच्छी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अमेरिका आपको लिए चलते हैं, जहां पर जो एनआरआई है, खासकर बिहार और झारखंड के रहने वाले लोग हैं, वहां की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रोटोकॉल के पालन से इन्हें जीत मिली है। कोरोना को इन्होंने हराया है, इसलिए यहां पर आपको मास्क नहीं दिखेगा, गैदरिंग भी दिखेगी, लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। आपकी तरह बिहारी हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, जो कि परदेश में हैं, यानी कि उनका काम धंधा वहीं चलता है। अमेरिका के न्यू जर्सी की ये तस्वीरें हैं जहां पर किस तरीके से लोग वीकेंड को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें जहां हम तक आई तो हमने सोचा कि इसे चला देना बेहद जरूरी है ताकि आपको समझ में आए। लेकिन प्रोटोकॉल का किस तरीके से इन्होंने पालन किया है, किन नियमों का पालन किया है, वहां जो गाइडलाइंस बताई गई उसका पालन किया, इसलिए आजादी की तस्वीरें कुछ ऐसी नजर आ रही हैं। आप भी पालन करेंगे तो आप भी आजाद घूमेंगे, लेकिन आप तो ऐसे ही आजाद घूम रहे हैं बिना मास्क के, तो सतर्क रहिए। लेकिन लोगों ने आपसे अपील की है, अमेरिका वाली अपील आप लोगों के लिए। ठीक नहीं है तब तक मास्क पहने और जब तक जैसे ही संभव हो वैक्सीन लगवाएं, और धीरे धीरे सिचुएशन इम्प्रूव होगा। एक बार इम्प्रूव हो गया तो आप लोग मास्क खोल के फिर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। आपकी लाइफ कीमती है तो दूसरों की लाइफ भी बेश कीमती है। रिस्पेक्ट ईच अदर, लव ईच अदर, री इंटरेस्ट लाइक अपनी ह्यूमैनिटी की री इन्फोर्स कीजिए, ह्यूमैनिटी को अपनी, और एक दूसरे का ख्याल रखिए। और चलिए, इतना सब कहने के बाद मास्क वाली बात जरूर हम आपको दिखाएंगे, सैनिटाइजर के प्रयोग की बात कहेंगे, लेकिन कुछ बड़े डॉक्टर जो हैं हमारे साथ आप लोगों को समझाने के लिए समय निकालकर स्टूडियो तक पहुंचे हैं और कुछ ऑनलाइन का सहारा लेकर हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी हैं, जनरल फिजिशियन, पटना के जाने माने डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दिवाकर। डॉक्टर निगम प्रकाश हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ, स्टूडियो से कई बार हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, वो भी बस आप लोगों को समझाने के लिए। और इसके अलावा डॉक्टर अनिल हमारे साथ एम्स से जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। वो भी हमारे साथ बराबर कार्यक्रमों में जुड़ते रहे और इस कोरोना पीरियड में टेलीमेडिसिन को जिस तरीके से उन्होंने बताया, फॉर्मुलेट किया, ये दुनिया जानती है। तो एक एक कर हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, हालात तो अब जो नंबर्स जो अब आ रहे हैं वो अब ज्यादा डरा रहे हैं और समझाने में कोई कोर कसर हमने नहीं छोड़ा। लेकिन कई तस्वीरें जो हैं हम दिखा रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें अगर आप देख पा रहे होंगे, और हर जगह बद इंतजामी है। साफ शब्दों में हम कह रहे हैं बद इंतजामी है। वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन कतार किसकी है, किस उम्र वालों के लिए है, व्यवस्थाएं क्या हैं, वो साफ साफ इन तस्वीरों में आपको दिखेंगी। एक एक कर हम उसे बताएंगे। क्या लग रहा है आपको, जो इच्छा शक्ति है वहां पर कमी आपको दिखती है, लोगों में जागरूकता की कमी दिखती है, और क्या लोग ये मान चुके हैं कि जब तीसरा वेव आएगा, यानी अभी आया नहीं है, आएगा तो उसे भी हम देख लेंगे, तो एक दो मौत का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है ये गति बढ़ जाए। प्रधानमंत्री समझा रहे हैं, मुख्यमंत्री समझा रहे हैं, लेकिन समझ में फिलहाल अभी तक कुछ नहीं आ रहा। हम चाहेंगे कि एक डॉक्टर होने के नाते एक बार फिर अपनी बातों को दोहराइए और जमकर समझाइए। देखिए, आपने सही कहा है, अभी की स्थिति जो है वास्तव में चिंताजनक है, क्योंकि अभी आप विगत 15 दिनों के आंकड़े भारतवर्ष के अंदर देखेंगे तो बिटवीन 30,000 से लेकर के 45-44 हजार के बीच में अभी फ्लक्चुएट कर रहा है। ये बहुत कम नहीं हो रहा है। 15 दिन के अंदर भी अभी कल भी 39,000 आए, तो ऐसा नहीं कि ग्रेजुअली घटते घटते ये घट रहा है, अभी एक स्टैटिक स्थिति में है। और बहुत सारे राज्यों में आप देखेंगे कभी कभी आर वैल्यू बढ़ भी रहा है, इन्फेक्टिविटी बढ़ भी रही है। तो ऐसी स्थिति में अभी हम लोग कतई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, और इसलिए अभी सतर्क रहना बहुत जरूरी है। जहां तक भीड़ की आपने विजुअल भी दिखाई है, ये दोनों स्तर से बहुत ज्यादा नेग्लिजेंस अभी हो रहा है। प्रशासनिक स्तर से जितनी कोविड प्रोटोकॉल को लागू कराने के लिए जितनी मुहिम अभी
जरूरत है, जितनी स्ट्रिक्टनेस जरूरत है, वो नहीं दिख रही है। सैलानियों की भीड़ है हर जगह पर, कहीं कहीं जैसा आपने दिखाया कि टीकाकरण केंद्रों में प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, और इसके साथ साथ जनता की जागरूकता में कमी है। और ये सब मिल करके अभी हम लोग सेकेंड दौर के भयावहता को सब लोग फील किए हैं, देखे हैं। सभी के घरों में इस तरह की परेशानियां आई हैं, और ऐसा ना हो कि इस बिहेवियर जो आज हम लोग बिहेवियर हो रहा है, इसके कारण से, और जो प्रशासनिक भी लापरवाही हम कहेंगे, उस कारण से फिर हमें बहुत गंभीर अंजाम न भुगतना पड़े। और विश्व के अन्य देशों में आप देखेंगे, इंडोनेशिया की हालात बहुत बुरी हो चुकी है, बगल के पड़ोसी राज्यों में। अमेरिका के अंदर जो 10,000 केस थे, आज 36,000 40,000 केस आ रहे हैं। यूके में केस बढ़ते जा रहे हैं। WHO ने कल वार्निंग इशू किया है कि थर्ड वेव इमिनेंट है। और ऐसी स्थिति में जब हम लोग जानते हैं इस तरह वायरस का कैसे एक से दूसरे में फैलाव होता है, और कैसे नए वेरिएंट्स उत्पन्न हो रहे हैं, और हम उन्हें फिर मौका दे रहे हैं कि म्यूटेट करें और नए वेरिएंट्स बनाएं जो गंभीर स्थिति चुनौती उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए अभी की स्थिति में कुल मिला जुला करके स्थिति गंभीर है। चलिए, स्थिति गंभीर है, लेकिन बात जिस बात पर कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आसमानी बातें चल रही हैं, हवाई हैं। ऐसा नहीं है। कटिहार में कोरोना टीका केंद्रों पर टीकाकरण का काम चल रहा था, और क्या तस्वीर थी, जरा इसे आप देखिए, करीब से देखिए। ये कटिहार की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर किस तरह के इंतजाम थे, किस कतार की बात हम कर रहे हैं, कितनी डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, 2 गज दूरी जरूरी, सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन टीका केंद्रों का हाल क्या है, यह हम आपको स्क्रीन पर अब दिखाने जा रहे हैं कि आप देखिए इन तस्वीरों को और समझिए कि इस कतार में जब आप खड़े हैं तो फिर कैसे बच पाएंगे आप। क्या टीका ले लेने से सब कुछ आसान हो जाता है, और आपने वैक्सीनेशन ले लिया तो क्या आप आजादी के साथ घूमने के अधिकारी हो गए? तो ऐसा मत समझिए। बच्चों के ऊपर इसका एक गंभीर प्रभाव पड़ने वाला है। ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, और एयरपोर्ट में किस तरह के इंतजाम है। तीसरी लहर को लेकर हर किसी को अलर्ट किया जा रहा है, लेकिन लोग कितने अलर्ट हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। ये वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और सीतामढ़ी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखिए फुल मस्ती में युवा हैं, चेहरे पर मास्क नहीं है, नाक के नीचे है, ये सारी चीजें। इसके बाद मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें आप देख लीजिए, यहां भी कुछ ऐसा ही हाल है। गदर मचा है, लोगों की भीड़ है, कहीं कोई डरने वाला नहीं, और खुलेआम यमराज को चैलेंज कर रहे हैं, महिला हो या फिर पुरुष, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जरा ये देखिए। एक पार्टी, विशेष बीजेपी पार्टी की एक नेत्री हैं, उनके पटना आगमन पर ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया, सभी तरीके से बैंड बाजे बजाए गए। और ये बैंड बाजे कोरोना के लिए थे या इन महिला नेत्री के लिए, ये सोचना चाहिए। पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती हैं। और उसके बाद देखिए, ये देखिए, आज बक्सर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुंडन कार्यक्रम चल रहा है। जरा देखिए मुंडन, ये मुंडन का कार्यक्रम है। तो समझदार बनिए हुजूर, कोरोना भगाइए, क्योंकि आप आफत काल को एक बार फिर से न्योता दे रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद है। हम जरा निगम प्रकाश जी की तरफ चलेंगे। निगम प्रकाश जी, बच्चों के लिए तो कई बार हमने चर्चा की, जानने की कोशिश की, लेकिन इन्हें कौन समझाए, तो बच्चे को लेकर पहुंचे मुंडन कराने। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा अपने जनता को कि अगर अपना ख्याल नहीं है तो बच्चों का तो ख्याल रखें, क्योंकि बच्चों का ख्याल अगर नहीं रखेंगे तो अभी आपने देखा कि प्रथम लहर में 3.8% बच्चे प्रभावित हुए थे। उसके बाद इस बार वाले द्वितीय लहर में 12 कुछ था, 2% था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तृतीय लहर आती है, जो आनी अवश्यंभावी है, इसका रीज़न है कि एक हिस्टोरिकल डाटा है, एपिडेमियोलॉजिकल डाटा है, स्टैटिस्टिकल डाटा भी है पहले का। तो सब चीज़ मिला जुला करके तृतीय लहर को आनी है ज़रूर, लेकिन जहाँ तक संभव हो इसको अगर अपने अच्छे बिहेवियर से हम लोग जितना दूर कर सकते हैं या जितना कम प्रभावी कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी अभी चुनौती है हम लोगों के सामने।
और हमारे देश में हम समझते हैं कि अगर इस चुनौती को हम लोग ठीक ढंग से स्वीकार करें, जो नहीं कर रहे हैं हमारी जनता, सबसे बड़ी बात बहुत दुखद है कि बहुत शॉर्ट मेमोरी है हमारे पास, हम तुरंत चीज़ों को भूल जाया करते हैं। बड़ा उत्सवी माहौल है हमारा, हम लोग जब भी कोई फंक्शन होता है तो आप देखते हैं किस तरह से लोग थ्रॉन्ग करते हैं, किस तरह से एक दूसरे के प्रति बहुत करीबी हो जाते हैं और इतने ज़्यादा नंबर्स में आते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये हमारी एक जनरल एक सामाजिक ये कार्य है जो कि हम लोग क्या करते हैं, जो करते रहेंगे। लेकिन अभी के माहौल में जब आप सोचिए, जब द्वितीय लहर अभी कुछ ही दिन की बात है, जी जी। अभी 1.5-2 महीना पहले जब हर आदमी इधर से उधर घूम रहा था ऑक्सीजन के लिए, लोग मर रहे थे, तो इस चीज़ को तुरंत भूल जाना और उसी तरह से अभी जो आपने दिखलाया मुंडन और जो समारोह है उसमें शामिल होना लोगों का इसी तरह से। और सबसे दुखद बात यह है कि जो वैक्सीन के लिए जा रहे हैं उसमें भी इतनी लंबी लाइन और उसके लिए इतनी मारामारी और कोई प्रबंधन नहीं है, कोई प्रबंधन नहीं है, के क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए जो लोग आए हाँ, हुए हैं डॉक्टर निगम प्रकाश, उनसे जब हमारी बातचीत होती है तो उनका साफ तौर पर कहना होता है कि भाई उनसे पूछिए, जो सिपाही जी खड़े हैं, जो नोडल अधिकारी बनाया गया, उनसे जरा जाकर पूछिए कि कतार ऐसी क्यों है, एक ही कतार में महिला पुरुष क्या कर रहे हैं, पहले डोज वाले दूसरे डोज वाले सभी को क्यों लगाया गया है। तो हमसे सवाल पूछने से पहले उनसे पूछिए, और हमसे अगर सवाल पूछना है तो मास्क के बारे में पूछिए, हमने क्यों नहीं लगाया है, तो गलती हो गई, कान पकड़ते हैं, इससे अधिक उत्तर नहीं मिलता है। जरा देखिए ग्राफिक्स के नजरिए से हम बिहार और झारखंड की स्थिति को दिखाने जा रहे हैं और वो स्लाइड हम अपने सामने रखेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है या फिर जो कोरोना की रफ्तार है वो कैसे ऊंचाइयों को पकड़ रही है। तो वो हम जो विजुअल ग्राफिक्स है हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। ये बिहार का ग्राफ है जहां पर कुल मामले, एक्टिव केस, डिस्चार्ज केस, कुल मौतों की संख्या और एक्टिव रेशियो, डिस्चार्ज रेशियो और जो डेथ रेशियो है यहां पर साफ तौर पर दिखता है। तो ये पूरा जो एक खाका हमने बताने की कोशिश की है, इसमें आपको बिहार दिखेगा, आप भी दिख सकते हैं अगर खुद को अगर ढूंढेंगे, लापरवाही के तौर पर खुद को ढूंढ सकते हैं। जरूरी यह है कि इस रेशियो को कम करना चाहिए। डेथ रेशियो की जहां तक बात करें या डिस्चार्ज रेशियो की अगर बात करें तो अभी तक हम एक स्टैटिक प्लेटफॉर्म पर हैं कि नए केसेस तो आ रहे हैं लेकिन खुद को हमने बैलेंस रखा है, लेकिन कितने दिनों तक हम बैलेंस रख पाएंगे ये हम कह नहीं सकते। इसके बाद झारखंड का पन्ना पलटते हैं और झारखंड की भी जो एक तस्वीर है हम आपको दिखाते हैं कि आखिर वहां कुल मामले जो एक्टिव केस हैं वो क्या कह रहे हैं। तो इस ग्राफिक्स के जरिए यहां पर हम दिखाएंगे आपको कि झारखंड में किस तरीके से क्या क्या हो रहा है। चलिए बिहार के पोर्टफोलियो को देखने के बाद डॉक्टर अनिल के पास सीधे। डॉक्टर अनिल, टेलीपैथी तो बहुत हुई और टेलीपैथी के जरिए और कह सकते हैं कि डिजिटल माध्यम को आपने एक साकार रूप दिया, लोगों का इलाज किया, ये नहीं देखा कि कौन फोन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, सबका फोन आपने रिसीव किया, ये अच्छी बात थी। लेकिन आपने ये बराबर कहा कि तीसरी लहर ना आए तो ज्यादा बेटर है, आएगी, जरूर आएगी और उस कारण को हम दिखा रहे हैं, चला रहे हैं, उन लोगों के चेहरों को बता रहे हैं कि कभी टेलीविजन खोलिएगा, आप न्यूज 18 देखते हैं तो देखिएगा कि इस भीड़ में आप कहां हैं, जरा ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। डॉक्टर अनिल। नमस्कार विवेक बाबू, थैंक यू सो मच। विवेक जी, आपने सारी अहम बात कही और हमारे को स्पीकर ने बहुत अच्छी बात बताई कि जिस दौर में अभी हम हैं, इस खुशी के उपलक्ष्य में हमें सजग होने की आवश्यकता है, ना कि फर्स्ट और सेकेंड वेव में जो गलतियां हुई है उसको भूलने की अभी जरूरत करें कोई। और अगर हम जैसा कि कैची वर्ड बता के हम आपके चैनल के माध्यम से सारे नागरिक को इनफैक्ट निवेदन करना चाहेंगे कि आज जिस मुकाम पे हैं तो अभी हमें CVS कोविड वेनिस सिस्टम पे जो है काम करनी चाहिए, यानी कि C कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। और इस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में हमारे को स्पीकर और आपने भी ये कहा कि लोग मास्क लगाना छोड़ दिए। यहां पर दो भाग में मैं बांटना चाहूंगा कि कुछ लोग जो मास्क नहीं लगाते हैं ये तो बहुत बड़ी भूल है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखेंगे सड़क पे या कोई भी ईमानदारी से, जो लोग मास्क लगाते भी हैं तो पता नहीं ये जागरूकता का अभाव या है या वो डर के मारे या क्या वजह है कि लोग गले में मास्क लगाते हैं, मुंह पे मास्क ढकते हैं और कुछ लोग नाक को भी ढकते हैं लेकिन उसको प्रॉपरली सील्ड नहीं करते हैं। तो ये अहम मुद्दा है कि मास्क नहीं लगाना वो तो खैर कहीं से सही नहीं है, लेकिन जो लोग मास्क लगाते हैं वो भी प्रॉपरली मास्क नहीं लगाते हैं।
तो ये कहीं से भी सही नहीं है और ये हमको थर्ड वेव के चपेट में आने के लिए प्रेरित कर रहा है। और तीसरी बात है, जो हम नए नए वेरिएंट देख रहे हैं, अल्फा, बीटा, कापा, डेल्टा, गामा, तो इस तरह के डबल म्यूटेंट वेरिएंट को कंसीडर करते हुए, और दूसरी बात है जो बच्चे यानी कि बूढ़े, बीमार और वयस्क ज्यादातर लोग संक्रमित हो चुके हैं और वैक्सीन भी ज्यादातर लोगों को पड़ चुका है, और ये जो बच्चे हैं ये ना ही अभी इनको टीका पड़ा है और ये वल्नरेबल है, और डबल म्यूटेंट जैसी बात हम सुन रहे हैं। तो ये दोनों को अगर हम कंसीडर करें तो हमारे को स्पीकर भी बताए कि कम से कम आपको अपने बच्चे के लिए इमोशनल होना चाहिए, क्योंकि अगर बूढ़े किसी के घर में मर जाता है, बीमार मर जाता है, तो उसको लोग भूल जाता है कुछ दिन में, लेकिन अगर किसी घर के बच्चे के साथ यह हादसा होता है तो वो घर अगले 10 साल 20 साल तक के लिए मर जाता है। तो एटलीस्ट आपके चैनल के माध्यम से हम सब लोगों से गुजारिश करते हैं कि कृपया आप मास्क लगाएं, वैक्सीनेशन के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, और सरकार से भी एक अपील है, क्योंकि वैक्सीनेशन जितनी रेट से होनी चाहिए, जैसा कि अगर पूरे इंडिया का डेटा देखें तो 90 लाख के आसपास अगर हम पर डे वैक्सीनेशन करा ले रहे हैं तो दिसंबर जनवरी तक ये चलेगा। अगर उससे हम कम कर रहे हैं तो ये फरवरी मार्च तक चलेगा। तो ये जो विंडो पीरियड है, इसमें हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने की प्रक्रिया को ना भूलना चाहिए, तभी हम कोरोना पे विजय प्राप्त कर पाएंगे और कोरोना को हरा पाएंगे। चलिए, कोरोना को हराने के सारे संकेत, सारे फॉर्मूले डॉक्टरों ने हमें बता दिए हैं। जरा हमने कहा था कि झारखंड का ग्राफ दिखाएंगे, जरा झारखंड का ग्राफ भी देखते हैं कि झारखंड में किस तरीके से क्या क्या केसेस बढ़ रहे हैं, किस तरीके से बढ़ रहे हैं, और जो रेशियो है वहां का क्या कह रहा है, क्योंकि डरना जरूरी है इस वक्त। अगर अभी समझदार बन गए तो आगे की लाइफ सुनिश्चित और अच्छे तरीके से बीतेगी, नहीं तो फिर तो दवाइयां खानी ही है, क्योंकि दवाइयां तो आपने पूरी खरीद ली हैं। ये झारखंड का कुल मामले का केस का, एक्टिव केस का मामला कितना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक्टिव केस कितने हैं, डिस्चार्ज केस कितने हैं, कुल मौतों की संख्या क्या है, एक्टिव रेशियो क्या बता रहा है, इसके साथ डिस्चार्ज रेशियो क्या है, डेथ रेशियो क्या है। तो ये पूरा जो समूचा ग्राफिक्स है, इसके जरिए हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे केस में आपकी भागीदारी कितनी है। ये बताने का ये मतलब नहीं है कि बहुत खुशी मनाइए कि अभी तक जो एक्टिव जो केसेस का जो रेशियो है वो उतनी रफ्तार में नहीं है, ये खुशी मनाने की बात नहीं है, लेकिन ये ग्राफ बढ़ रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इस पूरे सिनारियो को, तो यहां ग्रीन सिग्नल्स दिख रहे हैं जो अपवर्ड हैं। इसका मतलब ऊपर की तरफ देखने का मतलब एरो का कि ये केसेस बढ़ रहे हैं, चाहे वो 54 हो, चाहे एक्टिव केस 8 हो। ये झारखंड का हम बता रहे हैं। डिस्चार्ज रेशियो भी अगर बढ़ रहा है, ये संतुष्ट करने वाली बात है, लेकिन इसे समझना होगा आपको और बहुत ही गंभीरता से देखना होगा कि बिहार और झारखंड में ज्यादा का अंतर नहीं है। समझदार हैं आप लोग, लेकिन आखिर समझदारी दिखाते क्यों नहीं, ये बात है। चलिए हम जरा डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी से बात करते हैं, और हर बार जितनी बार डॉक्टर आते हैं हम उनसे ये जरूर पूछते हैं कि बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आप कम से कम इतनी दूरी तय कर हम तक पहुंचते हैं, हमारे स्टूडियो तक पहुंचते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जहां से आते हैं वहां से हमारे स्टूडियो की जो दूरी है वो तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर पड़ती है। तो 6 किलोमीटर के रास्ते में जब इस मुद्दे को उन्हें बताया जाता कि आज इस टॉपिक पर बातचीत करेंगे, और उस रास्ते से आते हैं तो खिड़कियों से देखते होंगे कि भाई इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, आखिर क्या बात करेंगे, इन्हें कौन समझाएगा। तो क्या दिवाकर तेजस्वी आप इन बातों को महसूस फिर से बराबर रिपीट कर रहे हैं? जब आप अपनी केबिन में होते हैं, मरीजों को देख रहे होते हैं, तब भी आप इन चीजों को महसूस करते हैं? कैसा लगता है एज ए चिकित्सक, क्योंकि डॉक्टरों की बात तो सभी मानते हैं, इस बार नहीं मान रहे लोग। जी, इसकी गंभीरता देख करके कभी चिंता होती है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि सेकेंड वेव जो आया था उसके बाद अभी लोग बहुत लापरवाह इसलिए हुए हैं कि अभी केसेस नहीं बहुत बढ़ रहे हैं। लेकिन उसका एक कारण ये था कि आप देखेंगे जब भी हम लोग वैक्सीन का टेस्टिंग के लिए बच्चों को भी लाए तो एंटीबॉडी उनमें बनी हुई थी, और सेकेंड वेव के लहर में बहुत सारे लोगों को सब क्लिनिकल इन्फेक्शन व एंटीबॉडी बनी। लेकिन यह भी देखा गया है कि प्रायः अमूमन मैक्सिमम केसेस में ये एंटीबॉडी टाइटर जो प्रोटेक्शन देता है वो 2 से 3 महीने तक देता है। मार्च और अप्रैल में जितने लोग मैसिव स्केल में इन्फेक्टेड हुए और जो भी सब क्लिनिकली इन्फेक्टेड हुए, सबका एंटीबॉडी टाइटर अभी बचाव के लिए उसकी क्षमता रखता है। लेकिन 3 महीने के बाद, जून जुलाई अगस्त के बाद एंटीबॉडी टाइटर जब कमेगा तो ये शायद वायरस अपनी ताक देख रहा है कि जैसा सेकेंड वेव में अटैक किया उस तरह से फिर अगस्त के बाद से अटैक करना शुरू करेगा। क्योंकि अगर हम लोग इस तरह के कॉम्प्लासेंसी, इस तरह की लापरवाही करेंगे तो रास्ते में जब आते हैं तो ये सोचते हैं
कि क्या गंभीर स्थिति पुनः आने वाली है क्या, क्योंकि जो साइंटिफिक एविडेंस है, जो वेरिएंट्स डबल म्यूटेंट की बात अभी हुई, जिसमें कि जो डेल्टा म्यूटेशंस के कारण से बहुत ज्यादा संक्रामकता बढ़ी और उसके साथ बीटा म्यूटेशंस जो साउथ अफ्रीकन म्यूटेशन है वो एस्केप करने की क्षमता रखता है हमारे कॉकटेल एंटीबॉडी को भी और अपने वैक्सीन को भी, और इसलिए वैक्सीन की इफिकेसी डेल्टा वेरिएंट पर भी थोड़ी सी कम देखी गई। हालांकि ये प्रोटेक्शन देता है लेकिन अल्फा वेरिएंट के हिसाब से कम देता है। तो ऐसी स्थिति में अभी समय रहते, जब तक कि हमारा एंटीबॉडी टाइटर ठीक ठाक है, तब तक हम लोग अपने कॉम्प्लासेंसी नहीं रखें और बहुत गंभीरता से इसे लें तो हम लोग शायद इसे रोक पाएंगे। और दूसरी चीज ये भी मैं आपके माध्यम से सरकार को भी आग्रह करना चाहूंगा कि हेल्थ केयर वर्कर को, अभी देखिए अभी इजराइल में 3rd डोज बूस्टर डोज पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम इम्यूनाइजेशन के बाद केसेस बढ़ने शुरू हुए और इजराइल में एक डेथ भी बहुत मायने रखता है। तो अभी बूस्टर डोज देना शुरू कर दिया गया। हेल्थ केयर वर्कर का अभी जो जनवरी और फरवरी में जिनको टीका पड़ चुका है उनका बूस्टर, उनका जांच होकर के उनको बूस्टर अभी तैयार किया जाए 1-2 महीने के अंदर, क्योंकि 3rd वेव के पहले उन्हीं को देखना है सारे मरीजों को। अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे तो फिर आगे परेशानी होगी। चलिए, इस रफ्तार की बात अभी डॉक्टर अनिल भी कर रहे थे और इस पर मुहर डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने भी लगाई कि जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है उसे जरा स्पीड में करने की जरूरत है और डेटा बिल्कुल क्लियर रखिएगा सरकार। वो इसलिए क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, पता तो चले कि आखिर वैक्सीनेशन क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, और लोग जो खड़े हैं उन्हें भी संभालने की जिम्मेदारी आप ही लोगों के ऊपर है, क्योंकि जो बड़े दिख रहे हैं वो बड़े नहीं हैं, उनमें अभी भी जागरूकता की कमी है। वो सिर्फ टीका ले लेना चाह रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस लाइन में तो सभी टीका लेने वाले हैं, टीका लिया, रामबाण उनके शरीर में प्रवेश कर गया, उसके बाद कुछ नहीं होगा। डॉक्टर निगम प्रकाश हमारे साथ हैं। बच्चों पर इस बार ज्यादा गंभीरता है, 2 से 3 महीनों का वक्त है, ऐसा जो इम्यून सिस्टम, जैसा कि दिवाकर बता रहे थे कि बच्चों के अंदर ऐसी प्रणाली है। 3 महीनों बाद क्या होगा, किस तरीके से बच्चे संक्रमित होंगे, कैरियर कौन बनेगा, और जो कैरियर बनने वाले हैं क्या अभी वो मार्केट में घूम रहे हैं? देखिए, एक संतोषप्रद बात यह है, बच्चों में जो है वो ये वायरस डायरेक्टली बहुत तेज नहीं फैलता है। तो फैलता तो जरूर है, चूंकि कई देखा गया कि एंटीबॉडी कई बच्चों में पाए गए, चूंकि वो बच्चे एसिम्प्टोमेटिक रहे, लक्षण उनमें नहीं रहे, लेकिन पाया गया कि कई बच्चे जो ऐसे प्रभावित हुए। लेकिन मैं सबसे सुखद बात यह है अभी तक कि बच्चों में जो इसकी गंभीरता है वो बहुत कम होती है। उसका रीज़न है कुछ 2-4 तो इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जिसमें कि AC2 रिसेप्टर्स जो है बच्चों में कम होते हैं, जो लंग्स में वो रिसीव करते हैं, जो वायरस को जो कंबाइन करते हैं वो कम होते हैं। उसके अलावा जो हम लोगों के बच्चों में थोड़ी प्रतिरोधक क्षमता इसलिए भी होती है कि एक BCG या इस तरह के टीके जो दिए जाते हैं उसके कारण थोड़ा प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी होती है ज़्यादा, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज़ के बच्चे से, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये मान के आप चलिए कि जब संक्रमण होगा और जब जैसा कि हमने बताया कि 4% पहली में और 12% दूसरी में, तो तीसरी में तो बढ़ना ही बढ़ना है। और उसमें अगर कम से कम परसेंटेज भी भर्ती होंगे, अगर 98% ठीक भी हो जाए, तो अगर 2% भी उनका लेके चलें जिनको भर्ती करने की आवश्यकता पड़ गई, तो क्या हाल होगा इस देश का, आप ये समझिए। चूंकि अभी यही एक ग्रुप है जो कि वल्नरेबल है, जैसा कि अभी बताया गया, इसलिए हम समझते हैं कि हर अभिभावक का ये परम कर्तव्य है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो फॉलो करे ही, और ख़ास करके वो अभी वैक्सीनेशन जितनी जल्दी वो ले ले, क्योंकि यही एक सुरक्षा कवच है जो कि चूंकि जब तक बच्चों में वैक्सीन को नहीं देने की इजाज़त हो रही है, जो ट्रायल अब करीब करीब कंप्लीट होने जा रहा है, अगले 1 महीने में जरूर बच्चों को भी इजाज़त मिल जाएगी। ट्रायल वाली बात से डॉक्टर निगम प्रकाश याद आया, डॉक्टर अनिल से बात करना चाहेंगे। जिस समय ट्रायल हो रहा था, शुरुआत हुई थी, डॉक्टर अनिल से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, हमने पूछा था कि भाई डॉक्टर अपने बच्चों को भेज रहे हैं कि नहीं, तो डॉक्टर अनिल ने कहा था कि एम्स कर्मी जितने लोग हैं, डॉक्टर से सब अपने बच्चों को आगे कर रहे हैं कि भाई लोग तो आएंगे ही जो जागरूक हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को आगे करें ताकि टेस्ट ट्रायल जो है वो कम से कम अपनी गति में रहे। तो जो ट्रायल था उस समय क्या स्थिति थी और अभी ट्रायल की स्थिति क्या है डॉक्टर अनिल? विवेक जी, ट्रायल को हम लोगों ने 3 भाग में बांटा था पूरे देश में, 2 से 6 साल, 6 से 12 साल और 12 से 18 साल। तो 12 से 18 साल में जो टारगेटेड पॉपुलेशन था, जितने पे करनी थी, वो बहुत जल्दी ही एम्स पटना ने कंप्लीट कर लिया था।
और जो सेकेंड ग्रुप के बच्चे थे, जो 6 से 12 साल वाला था, वो भी अबाउट टू कंप्लीट है। 2 से 6 साल चूंकि छोटे बच्चे होते हैं, और ट्रायल में जो है एक 2 साइंटिफिक स्टेप्स हैं कि उनके आरटीपीसीआर के लिए उनके नाक से जो है स्वैब लेने की आवश्यकता पड़ती है और ब्लड टेस्ट करनी पड़ती है सीरो पॉजिटिविटी देखने के लिए। जी जी। तो ये छोटे उम्र के जो बच्चे हैं, उनमें ये 2 स्टेप्स थोड़ा सा रोड ब्लॉक का काम किया है, जो हम वैक्सीन हेजिटेंसी कहते हैं, और फियर जो बच्चे में रहता है, और पेरेंट्स भी नहीं चाहते हैं कितने छोटे बच्चे को हम ट्रायल में लाएं। ये 2 वजह से वैक्सीन सेफ अनसेफ ये डर नहीं रहता है। पेरेंट्स जितने भी लोगों से बात किया, लेकिन वो बच्चे को कन्विंस करना कि तुम्हारे नाक में ये डालूंगा और ब्लड निकलेगा, ये पेरेंट्स ज्यादा टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। सोचते हैं कि चलो ट्रायल हो जाएगा तो हम अपने बच्चे को दिला लेंगे। तो ये ग्रुप वाला ही हमारे यहाँ चैलेंजिंग रहा। बाकी तो अच्छा खासा नंबर मिल गया और हम लोग अचीव कर लिया उस टारगेट को। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे साथ आए, चर्चा में हिस्सा लिया, लोगों को थोड़ा डराया, थोड़ा समझाया। बात से मान गए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोरोना दस्तक देने को तैयार है, पीछे देख रहा है। आप भी शिकार हो सकते हैं, अगला नंबर आपके बच्चे का भी हो सकता है। इसलिए जागरूक होइए, और एक बार जागरूक हो गए, वैक्सीनेट हो गए, नियमों का पालन कर लिया तो कोरोना को चित कर देंगे। खबरें लगातार जारी हैं।